नमस्कार, आप सभी को इजीटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिरोध। प्रतिरोध से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रतिरोध से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, अदर एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यानी कि तीन समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। जब कोई भी समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन होता है और कंडीशन फर्स्ट है कि वो जो तीनों प्रतिरोध है, यानी कि R1 R2 और R3, तीनों ही किसमें है, R1 R2 और R3 तीनों ही क्या है, बराबर है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है R इक्वलेंट आप निकाल सकते हो R/N की सहायता से। ये अभी मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी समांतर क्रम में क्या क्या होता है, सारा कंसेप्ट है। यानी कि R बराबर में क्या है आपके पास में 6 है, और N यानी कि कितने प्रतिरोध है आपके पास में, 3 समान है, 3 प्रतिरोध है। तो कितना ओम आ जाएगा आपके पास में, यानी कि 2 ओम आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन में टाइम को भी देखते हुए सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, राइट आंसर आएगा इसका बी, इसका राइट आंसर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध एक बार देखते हैं इसमें, यानी कि प्रतिरोध से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनसे रिलेटेड बात करते हैं। यहाँ पे समांतर क्रम की बात की, तो समांतर क्रम प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन की, तो देखो समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो समांतर क्रम में यानी कि प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ दिया जाता है। देखो ये मेरे पास में प्रतिरोध है, यानी कि ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है। ऐसे आप कितने भी प्रतिरोध जोड़ सकते हो, यानी कि ये संयोजन कैसा कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। इस संयोजन को देखो एक बार, आप इस संयोजन की बात करते हो तो इसमें बहने वाली धारा क्या रहेगी, प्रत्येक प्रतिरोध के सापेक्ष अलग अलग रहेगी। मानो ये आई करंट जा रही है तो यहाँ पे भी आई रहेगी, यहाँ पे भी क्या रहेगी, आई रहेगी। आपने यहाँ पे जोड़ा R1 R2, और मानो कि बहुत सारे जोड़ रहे हो तो यहाँ पे RN ले लें। आपकी इच्छा है, कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो करंट है वो इनके सापेक्ष जो करंट जाएगी वो कैसे जाएगी, इसमें I1 चली गई, इसी करंट का डिविडेशन होगा, यानी कि इसमें I2 चली गई और इसमें IN चली गई। लेकिन वोल्टेज सभी के सापेक्ष क्या रहेगा, समान रहेगा। प्रत्येक प्रतिरोध के सापेक्ष वोल्टेज क्या रहेगा, समान रहेगा। तो देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सापेक्ष धारा का मान अलग अलग होता है, परंतु वोल्टेज का मान सभी के सापेक्ष क्या होता है, समान होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन से संयोजन में विभवांतर हमेशा इक्वल होता है, चाहे कितने भी जोड़ दो तो समांतर क्रम है, और बोल धारा अलग अलग होती तो कौन सा है, समांतर क्रम है। अब इस संयोजन की बात करें तो देखो यहाँ पे आपके पास में आई किस किस में डिविडेशन हुई है, I1 प्लस I2 डैश डैश IN, यानी कि बटी किस में है आपके पास में, ये समांतर है। ठीक है, अगला, अगर आपने ओम का नियम पिछली क्लास में पढ़ा था, ओम के नियम के अनुसार यानी कि I बराबर में क्या होता है आपके पास में, V/R। और अगर आपने I1 निकाला, इस वाली शाखा में अगर आपने धारा निकाली तो क्या हो जाएगी, I1 बराबर में V/R1। अगर इस शाखा में निकाल रहे हो तो I2 बराबर में क्या हो जाएगी, V/R2। अगर इस शाखा में निकाल रहे हो तो इस ब्रांच में निकाल रहे हो तो I3 बराबर में, या IN बराबर में, IN ले रखा है तो आप IN ले लो। ठीक है, यानी कि IN बराबर में क्या हो जाएगी आपके पास में, V/RN। देखो ये वैल्यू आ गए आपके पास में, मैंने इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया।
अगर समीकरण 1 में इस समीकरण 2 से मान रख दे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद में समांतर के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम में आए हुए हो, कभी कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, अगली अगर हम बात करें इससे आगे का, तो देखो समीकरण 1 में हमने समीकरण 2 से मान रख दिया, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर देखो फर्स्ट अगर हमने मान रखा तो v बटे आर, और यहाँ पे क्या हो गया v बटे R1 प्लस v बटे R2 प्लस v बटे Rn। यहाँ से सब में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास में, v कॉमन आ रहा है, तो v बटे r और v बाहर ले लिया तो आपके पास में हुआ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस प्लस डैश 1/Rn। यहां से v कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में बोला कि तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का, या इक्विवेलेंट प्रतिरोध बोल दो, टोटल रेजिस्टेंस बोल दो, टोटल रेजिस्टेंस बोल दो, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल दो, आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, आपके पास में हो जाएगा 1/में R इक्विवेलेंट, 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में Rn। ये आपके पास में समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन का इक्वेशन आ गई। और यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आप यहां से कर सकते हो। अगर इसको आप लिखना भी चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस डैश डैश 1/में Rn। अब इस इक्वेशन से आप प्रतिरोध समांतर के सभी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। देखो इस कंसेप्ट की बात करें, आपको पता है कि 1/में R इक्विवेलेंट ये किसकी इक्वेशन है, समांतर क्रम की है, R1 प्लस R2 प्लस Rn। देखो हमने ये इक्वेशन ले ली, आपसे बोला गया यदि समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन में, देखो ध्यान से सुनना केस फर्स्ट, यदि समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन में प्रतिरोधों का मान बढ़ा दें, पहले की अपेक्षा ज्यादा कर दें, प्रतिरोधों का मान बढ़ा दें या और जोड़ दें, तो तुल्य प्रतिरोध हमेशा कम होगा। प्रतिरोधों का मान बढ़ाओगे या और जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कम होगा। दूसरी कंडीशन, यदि समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन में यदि प्रतिरोधों का मान कम कर दें या उनमें से कोई हटा दें तो तुल्य प्रतिरोध हमेशा बढ़ेगा। तीसरे कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यदि समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन में सभी प्रतिरोध बराबर हों, यानी कि सभी प्रतिरोध का मान सेम हो, R हो, तो उसका तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट किसकी सहायता से निकाल सकते हो, R/N। देखो ये कोई भी ट्रिक नहीं है, बट इस कंसेप्ट से ही आता है, कभी कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, ट्रिक जितनी याद करोगे उतने में तो तुम क्वेश्चन का कंसेप्ट ही देख लोगे, कंसेप्ट कभी भूलोगे नहीं, और ट्रिक के चक्करों में पड़ोगे तो तुम क्वेश्चन भी रह जाएगा। ये तो इसलिए कि तुम जब आप पूरी स्टडी कर लेते हो तो आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये बना कैसे कि आपको पता है कि 1/, देखो इसको, इस चीज को हम सोल्व करके देखें कि आपको पता है सभी प्रतिरोध बराबर है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1/में R प्लस 1/में R प्लस 1/में आपके पास में क्या हुआ, R। यहां पे देखो मानो 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, समान मान के कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, 3 मान लिया, या N मान लिया, 3 मान लिया। ठीक है, तो यहां पे आपने इसका लघुत्तम लिया तो ये आपके पास में हो गया, इसको और सोल्व करोगे तो आपके पास में 3/R आ गया। यहां पे यदि हम और सोल्व करें आगे तो R इक्विवेलेंट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/, में था भाई ये। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को हम वैसे बोल देते हैं कि ये ट्रिक है, लेकिन ये आती यहाँ इस मेन कंसेप्ट से है।
यानी कि इनको इक्विवेलेंट में करोगे तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बाई 3, यानी कि 3 प्रतिरोध लिया, एन लेते तो तुम्हारे पास में कितने हो जाते, एन हो जाते भाई, एन लेते तो क्या हो जाते हैं, एन हो जाता। तो ये कंसेप्ट इसी से आता है, इसी इक्वेशन से ये कंसेप्ट आपके पास में आता है। तो देखो दूसरा हो गया। अब अगली अगर हम बात करें, अगला हम बात करें आपसे कि ये तो था जब सम्मान जुड़ा हुआ हो, सभी कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए समांतर क्रम के, कोई भी क्वेश्चन पूछे। अगला है आपके पास में, यदि आपके पास में कोई दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हो, मानो कि R1 और R2, R1 और क्या है R2, तो उसका तुल्य प्रतिरोध, उसका तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट किससे निकालोगे, दोनों को गुणा कर दोगे और नीचे दोनों को जोड़ दोगे, इसकी सहायता से आप क्या निकाल लोगे, R इक्विवेलेंट। देखो एक बार, ये भी सेम इसी से आता है, R इक्विवेलेंट 1 में R1 प्लस 1 में R2 दोनों का लघुत्तम लोगे तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में यही आएगा, यानी कि R1 R2 लघुत्तम हुआ, R2 प्लस R1। अब इसको उल्टा कर दोगे तो आपके पास में फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, ये समांतर क्रम का है। अगला है समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन में मानो अलग अलग मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन में अलग अलग मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, मानो R1 R2, R1 बड़ा है किससे, R2 से, तो इसका तुल्य प्रतिरोध, ये R इक्विवेलेंट मैंने ले लिया कि R है, इसका तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि छोटा प्रतिरोध ये है तो इसके मान से भी इसका क्या रहेगा, यानी कि R, इसका आंसर आएगा R कम रहेगा किससे, R2 से भी। यानी कि मानो कि समांतर क्रम में आपके पास 2 3 5 7 10 15 ये ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, लेकिन आपको मानो कि ऑप्शन में इससे छोटा दे रखा हो तो इसका तुल्य प्रतिरोध कभी भी निकाल के देख लेना, 2 ओम से भी क्या रहेगा, कम रहेगा। अगली अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन में समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सापेक्ष धारा का मान अलग अलग परंतु वोल्टेज का मान समान होता है। ठीक है, अब समांतर क्रम कहाँ संयोजन होता है, जो अपने घरों में संयोजन है, घरों में लाइट का संयोजन है, कैसा है, समांतर क्रम है, रोड लाइट पे, रोड या सड़क में लाइट, सड़क लाइट में भी कैसा है, समांतर है। देखो कॉमन सेंस लगाना कि हम जब घरों में एक पंखा बंद करते हैं और ट्यूबलाइट चालू करते हैं तो सप्लाई अलग अलग है, यानी कि धारा दोनों में क्या है, अलग अलग है। जब आपको ऐसा फील हो कि अगर हमारे पास में हम सप्लाई दे रहे हैं तो एक स्विच, एक उपकरण को अगर हम बंद करना चाहते हैं तो दूसरे उपकरण में हमारा काम हो रहा है, यानी कि वो चालू है, तो कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम सप्लाई संयोजन है। लेकिन श्रेणी में क्या होता है, एक ही सप्लाई जाती है कंटिन्यूटी में, यानी कि उसमें धारा क्या रहती है, समान रहती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो समांतर से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हो, इन कंसेप्ट से आपके पूरे क्वेश्चन कंसेप्ट से क्लियर होने चाहिए। तो देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन है 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन में 10 ओम का तीसरा प्रतिरोधक जोड़ दिया जाए तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो आपके पास में क्या है भाई, ये क्वेश्चन देखो, इसने बोला कि 10-10 ओम के दो प्रतिरोध हैं और कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं, और एक प्रतिरोध 10 ओम का इसके श्रेणी में जोड़ दिया, ये ए और बी, तो इसके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको तुल्य निकालोगे तो आपको पता है कि इसको सोल्व करो पहले, तो
आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो, दोनों सेम है। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बटे एन। आर कितना है 10 और नीचे 2, यानी कितना हो जाएगा 5 ओम। अब इस क्वेश्चन को आप, ये क्या हो गया, इसका 5 ओम हो गया और ये क्या है 10 ओम है। ये श्रेणी क्रम हो गए। तो ये R1 मान लो, ये क्या है R2 इस टाइम। तो ये R इक्वलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15 ओम। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। यही हमारी मोटिवेशन है कि आप लोग, जितना आपको अच्छी क्लास पसंद आएगी उतना ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगला है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज का आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो, जब भी श्रेणी समांतर से आपसे इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही है, ये क्रिटिकल परिपथ दिखे जैसे इस तरीके से, यानी कि त्रिभुज जैसा, यानी सॉरी चतुर्भुज जैसा, यानी कि ये मेरे पास में कोई ये इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जी, ये मेरे पास में कोई व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज से जितने भी क्वेश्चन आए तो वो भी आपके सोल्व होने चाहिए। यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी, ठीक है। ये है P, ये Q, ये R और ये है S। सबसे पहले ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। कब है ये व्हीट स्टोन ब्रिज, जब है ये व्हीट स्टोन ब्रिज जब P बटे Q और R बटे S समान अनुपात में हो। इस अवस्था को क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में ये गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेपण है ये शून्य हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण शून्य हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा शून्य होगी। तो शून्य धारा होगी तो इस गैल्वेनोमीटर को हटा देंगे, इस गैल्वेनोमीटर को उतार देंगे और इन प्रतिरोधों को, ये श्रेणी में हो गए और फिर आपस में समांतर में हो गए। तो ये श्रेणी में हो गए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर समांतर वाला इक्वेशन लगा देंगे और अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरी बात, व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, ये धारा की दिशा को बताता है। गैल्वेनोमीटर धारा का जो फ्लो होता है उसको बताता है, ठीक है। अज्ञात प्रतिरोध काम में के लिए किया जाता है, ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि जो धारा का फ्लो होता है, धारा की डायरेक्शन होती है उसको बताता है, ठीक है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज की अवस्था में P बटे Q R बटे S की कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो गैल्वेनोमीटर को हटा दिया जाता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और उसको हटा देंगे तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं, क्या है आपके पास में, धारा निम्न मानो, धारा के उच्च मानों को नहीं, गलत बात है। धारा के उच्च मानों नहीं, वोल्टता के निम्न मानों नहीं, यानी कि राइट आंसर प्रतिरोधों के मानों के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो वोल्टेज को समान रखते हुए सर्किट में प्रवाहित धारा, भाई इसने बोला कि वी आई बराबर में क्या होता है V बटे R। अब देखो, इसने बोला वोल्टेज तो वही है, तुम ये फॉर्मूला देखो 1 में R, तो इसने बोला कि इस प्रतिरोध को 2R कर दिया तो धारा क्या हो जाएगी 1 में 2R, यानी कि क्या हो जाएगी भाई 1/2, यानी कि आधी हो जाएगी, यानी कि करंट क्या हो जाएगी आधी घट जाएगी, यानी कि B इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में मोड पे, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का उपयोग प्राय किया जाता है, परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण को परिवर्तित करने के लिए हमेशा प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो, पदार्थ को प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले तो आपको पदार्थ का प्रतिरोध का पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार जेईई तक पूछे जाते हैं। तो देखो, प्रतिरोध, यानी कि मैं आपको कोई एग्जांपल लेके बताऊं
यानी कि मेरे पास में मानो कि ये मेरे पास में एक प्रतिरोध है गोलाकार, ये मेरे पास में क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, अब इसके कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, देखो। यानी कि ये आपके पास में दिख रहा है कि ये क्या है, आपके पास में प्रतिरोध है, ये आपके पास में L लंबाई का चालक तार है, यानी कि ये प्रतिरोध है, यानी कि ये L लंबाई है इसकी। ठीक है, और ये A है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ये किसी भी पदार्थ का बना होगा, वो भी प्रभावित करता है। तो देखो, आप ये L लंबाई का है, यदि इसकी लंबाई बढ़ा रहे हो, लंबाई को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो प्रतिरोध बढ़ रहा है। देखो, ये लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ा, लेकिन वो जो पहले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था वो क्या हो गया, कम हो गया। जो पहले वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था वो क्या हो गया, देखो वो कम हो गया है, वो क्या हो गया है, यहाँ पे कम हो गया है। तो देखो कि यानी कि चालक तार प्रतिरोध का कारक है जो निर्भर करता है, यानी कि चालक तार प्रतिरोध की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, सॉरी लंबाई के क्या होता है, चालक तार की लंबाई के प्रतिरोध क्या होता है, समानुपाती। यदि आप लंबाई बढ़ाते हो तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, कन्फर्म है। और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। इन दोनों से अगर आप देखोगे तो R बराबर में लोगे तो एक नियतांक ले लोगे रो, जो विशिष्ट प्रतिरोध है यानी कि प्रतिरोधकता है, ये आपके पास में आ गया। अब इससे देखो तीन चीजें सिद्ध हो गई, यानी कि प्रतिरोध किस कारक पर किस पर निर्भर कर रहा है, चालक तार की लंबाई पर, दूसरा चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, तीसरा यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर, किस सामग्री का पदार्थ बना हुआ है, किस मटेरियल का पदार्थ बना हुआ है। ठीक है, और अगला करता है तापमान पर, जहां मैं एक बार लिख देती हूं, जहां L है चालक तार की लंबाई, यानी कि ये मीटर में है, और A क्या है, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये किस में भाई, मीटर स्क्वायर में। अगला हमने बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहा था। ठीक है, अगला है आपके पास में रो, क्या है भाई, आपके पास नियतांक है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या आप इसको प्रतिरोधकता भी बोल सकते हो। देखो, अगर इसकी यूनिट आपको वैसे याद नहीं है तो RAL हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध का यूनिट क्या होती है, ओम, और A की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और L की क्या होगी, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगले अगर तुमसे बात करें, R क्या है, प्रतिरोध है, किसमें है, ओम में है। ये आपको मैंने बता दिया था, L क्या है, चालक तार की लंबाई है, मीटर में है। A क्या है, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, किसमें है, मीटर स्क्वायर में है। और A बराबर में पाई R स्क्वायर। R क्या है, रेडिएशन है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब अगला आता है कि कारक की पूछा तो किस पर निर्भर करता है, तापमान पर करता है। तापमान के भी क्या होता है, समानुपाती, यानी कि RT बराबर में R0 1 प्लस अल्फा T, इस फॉर्म में ये निर्भर करता है। यहाँ पे RT क्या है, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध,
R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, अल्फा क्या है, ताप गुणांक है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। यानी कि आपको पता चला कि कितने कारकों पे बेसिकली निर्भर किया, 4 कारकों पर। फर्स्ट आपके पास में लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीसरा पदार्थ की प्रकृति यानी कि पदार्थ की सामग्री, पदार्थ का मटेरियल पर, चौथा तापमान पर। अब देखते हैं क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट तापमान पे करता है, हाँ करता है भाई निर्भर। सेकंड आपके पास में पदार्थ की प्रकृति पे करता है, सुचालक की लंबाई, चालक बोल दो सुचालक बोल दो एक ही बात है। लेकिन देखो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्षेत्रफल नहीं, अगर यहां पे ये नहीं आता अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर का नहीं आता तो ये करता निर्भर, लेकिन अब ये इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए सही, बी सही और सी। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। केवल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होते तो निर्भर करता, यानी कि 4 कारकों पे बेसिकली निर्भर करता है, पदार्थ की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तापमान पर, और पदार्थ किसका बना हुआ है, सामग्री पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता के मान में उसकी चालकता निर्भरता करती है निम्नलिखित प्रतिरोधकता वाली धातुएं। प्रतिरोधकता वाली धातुएं हमेशा क्या होती है भाई, चालक होती है, सुचालक वाली होगी, वही सभी प्रतिरोधकता वाली होगी। यानी कि रो हमने अभी निकाला, रो क्या था भाई, ओम मीटर में था, और चालकता क्या हो जाएगी, 1/रो। ठीक है, ये इसकी क्या है, चालकता है, और ये हमेशा चालक धातु वाले यानी कि सुचालक वाले में, तो ये सुचालक की बात ही व्यवहार करती है, यानी कि सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करते, हमेशा ध्यान रखना प्रतिरोधकता रो, देखो प्रतिरोध तो किस किस पर निर्भर कर रहा था, प्रतिरोध तो कर रहा था लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर यानी कि सामग्री पर, या इसको पदार्थ की प्रकृति, और चौथा बोल देते हो तापमान पर। प्रतिरोध तो इन 4 कारकों पर निर्भर कर रहा था, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता हमेशा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि किसका बना है, यानी कि सामग्री पर, किस पर निर्भर करती है, सामग्री पर। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, इसका राइट आंसर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सड़कों एवं गलियों को प्रकाश युक्त करने के लिए लगाए गए लंपों को जोड़ा जाता है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, जो सड़कों पे लंप है या घरों में जो लाइटिंग वगैरह लगी है वो हमेशा समांतर क्रम में होती है, तो हमारे पास में बी इसका राइट आंसर है। जैसे डेकोरेशन की लाइट है, जैसे शादी ब्याह में लड़ियां लगाते हैं या अपने दीपावली वगैरह होती है तो लड़ियां अपन लगाते हैं लाइटिंग की, वो श्रेणी क्रम होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके पास में, एक पदार्थ में क्या होना पर अति चालक पदार्थ होता है। अति चालक सुपर कंडक्टिविटी कब होगा, जब उसका प्रतिरोध का मान 0 होगा, तो वो अति चालक, अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टिविटी होता है। तो कौन सा रहेगा, प्रतिरोधों का मान 0 होगा, डी इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। देखो सबसे पहले तो निम्न प्रतिरोधकता किसमें होगी, जिसकी चालकता अच्छी होगी। ठीक है भाई, कुचालकों की जो प्रतिरोधकता का मान 10 की घात 12 से 10 की घात 17 तक होती है, ये कुचालक का प्रतिरोधकता है, कुचालक पदार्थों का प्रतिरोधकता है। लेकिन चालकों की प्रतिरोधकता कम होगी, माइनस में पावर होगी। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कौन कौन सा पदार्थ है। आप सबको पता है कि हीरा, ग्लास, एबोनाइट, हीरा, ये सभी क्या है, कुचालक है। और कुचालक की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च होती है, हमेशा क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, कुचालकों की प्रतिरोधकता हमेशा उच्च होती है। नाइक्रोम चालक है, ये एक मिश्र धातु है,
यानी कि जो निकल और क्रोमियम से मिलकर बनी हुई होती है, यानी कि ये निकल का 80% और क्रोमियम का 20%, ठीक है, जो हीटिंग एलिमेंट्स में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, इसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, निम्न होगा, लो होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है और टेक्नीशियन में। ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, तांबा की प्रतिरोधकता। तांबा की प्रतिरोधकता होती है, कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है आपके पास में 1.69 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे तो सभी को आपको डीपली में पढ़ाया जाएगा प्रतिरोध वगैरह को। तो अभी आप इसका ऑप्शन देखोगे तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपाती होता है। भाई कंडक्टर का प्रतिरोध किसके आर समानुपाती कितना होता है, एल। अभी जस्ट पढ़ाया था चालक की निर्भरता कारक, उसी पर निर्भर होता है, लेकिन क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप के भी समानुपाती होता है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, फिर इस संयोजन में 10 ओम का प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है, उसका समतुल्य प्रतिरोधक कितना होगा। यानी कि तुल्य बोल दो, समतुल्य बोल दो, टोटल बोल दो, वो कितना होगा। यानी कि आपको बोला कि 20 ओम के दो प्रतिरोध है और उन दोनों का किस में जोड़ दिया, समांतर क्रम में, यानी कि ये 20 ओम है। आपकी इच्छा है, आप कोई से भी फॉर्मूले से कर लिया करो सोल्व। यानी कि आप इसको R1 और इसको R2 मान के भी कर सकते हो। R इक्वलेंट है R1 गुणा R2, R1 प्लस R2, या आप इसको इससे भी कर सकते हो R इक्वलेंट, क्योंकि इक्वल है तो R/N। R/N इसलिए यूज करते हैं कि ये सीधा आ जाता है, देखो इजी में, यानी कि 20/2 यानी कि ये 10 ओम आ जाएगा। अगर आप इससे निकालोगे तो भी 10 ओम ही आएगा, 20 गुणा 20/20 प्लस 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा भी 400, और ये कितना हो जाएगा 40, तो ये भी कितना ही आएगा 10 ओम ही आएगा। कोई सा भी मेथड अपना लो, आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपके पास में कितना आ गया भाई, 10 ओम, 10 ओम ये आ गया और 10 ओम ये आ गया। तो ये श्रेणी क्रम में है ए और बी, यानी कि ये R1 और ये R2। तो इसमें भी आप दो मेथड अपना सकते हो सेम में, यानी कि NR कर दो, NR मतलब कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 2, 2 गुणा 10 यानी कि 20 ओम, या आप इसको सीधा कर दो R1 प्लस R2 कर दो, यानी कि 10 प्लस 10। जब सम्मान की कंडीशन में हो तब आपको ये करना होगा, तब सम्मान की कंडीशन में होंगे तब आपको ये करना होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी इसका राइट आंसर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिख के भेज देना, मैं हमेशा आपके कमेंट देखती रहती हूँ कि किसने क्या भेजा है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो। और देखो लोको पायलट की सोमवार से जोन चेंज होंगे, अपने अकॉर्डिंग अपने जोन को भी डिसाइड कर लेना, यानी कि 29 तारीख से जोन का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में, लिंक आ जाएगा, जिसको जो जोन चेंज करना है वो कर सकता है, ठीक है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहोगे, प्रतिरोधक ही कहोगे। क्या कहोगे भाई, प्रतिरोधक कहोगे, विद्युत रोधक भी कह सकते हो इसको, लेकिन राइट आंसर विद्युत रोधक और प्रतिरोधक है, तो आप किसको ऑप्शन दोगे, प्रतिरोधक को दोगे, ठीक है। मानो यहाँ पे प्रतिरोधक नहीं रहता, केवल विद्युत रोधक होता, आगे कर देता उपयोग सभी या इनमें से कोई नहीं, तो आप विद्युत रोधक को दे सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, प्रतिरोधक को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उसमें प्रभाव हो जाएगा। इसने बोला कि जो चालक का प्रतिरोध था उसका आधा हो जाएगा, तो उसमें प्रभाव भी आधा हो जाएगा, क्योंकि H बराबर में क्या होता है अभी I² RT। इसने बोला कि H समानुपाती R है, तो बोली ये R आधा है तो उसमें प्रभाव भी क्या होगा, आधा, यानी कि ये R आधा बोल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। बात सही है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, इसका राइट आंसर होगा आधा होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी तार का वह प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट विभवांतर विभाजन लागू किया जाता हो, तार के मध्य की करंट 1 एम्पियर हो। इसने बोला कि
आर बराबर में क्या होता है V बटे आई। तो इसने बोला 2 वोल्ट है और करंट कितनी है 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 ओम। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, जब कई प्रतिरोधों में जोड़े जाते हैं उनका संयुक्त प्रतिरोध उनके न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम हो। मैंने कंसेप्ट समांतर के सभी आपको क्लियर करा दिया कि बहुत सारे प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध है, जो सबसे छोटा प्रतिरोध उससे भी कम होगा, तो वो कैसा संयोजन होता है, समांतर क्रम। कैसा संयोजन होता है, समांतर क्रम। ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ओम किसकी इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है। देखो ओम किस किस की इकाई होती है, प्रतिरोध की होती है भाई, ध्यान रखना, प्रतिघात की भी होती है और प्रतिबाधा की भी होती है। अगर इंग्लिश में इनको बात करो तो ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, ये इंपीडेंस है। इन सभी की यूनिट ओम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रतिरोध आर बराबर में क्या होता है, V बटे आई, विद्युत धारा होगी अपॉन में, तो कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो तुरंत करोगे आप क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई आर लंबाई के समानुपाती था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, सामग्री के भी समानुपाती होते हैं, तापमान के भी समानुपाती होता है, तो किसका होगा, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विद्युत रोधकता की प्रतिरोधकता कितनी होगी। विद्युत रोधकता की मतलब कुचालकों की प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इसमें कौन सी होगी, मैंने पहले भी बता दिया था 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होती है। बाकी की चालकों की होती है। बाकी ये किन की होती है भाई, ये चालकों की होती है, ठीक है, चालक और चालक इनमें सम्मिलित है। अगला अगर हम बात करें, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करा चुकी थी, यानी कि ये किसका है, किसका फॉर्मूला है, समांतर क्रम का है भाई। आर इक्विवेलेंट है, R1 R2, आर इक्विवेलेंट बराबर में आर ले लिया, दोनों को गुणा और बटे में दोनों का जोड़, कैसा संयोजन है, समांतर क्रम, यानी कि बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक सुचालक में 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसके दोनों सिरों पर 4 वोल्टेज का गतिज ऊर्जा पर सुचालक का प्रतिरोधकता क्या होगा भाई, आर बराबर में क्या हो गया भाई, यानी कि 4/2, यानी कि आप वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट है और विद्युत धारा कितनी है, आर बराबर में V बटे आई होता है, तो विद्युत धारा कितनी है आपके पास में 2 एम्पियर है, तो 4/2 यानी कि 2 ओम होगा, तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकदार है, निम्न कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा। देखो दिमाग हमेशा ध्यान से सुनना कि जब प्रतिरोध उच्च होगा तो लाइट कम जाएगी, और लाइट कम जाएगी तो डिम लाइट आती है। अरे भाई डिम आती है ना, कि बोले लाइट डिम आ रही है, नॉर्मली अपने गांव में लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि डिम लाइट आई हुई है, ठीक है। सिंगल फेस में भी आती है तो भी कई बार बहुत सारे उपकरण चला लेते तो डिम जैसा फील होता है, ठीक है। तो डिम लाइट आती है, तो डिम लाइट कब आती है, जब उसका उच्च प्रतिरोध होता है। तो देखो इसमें डिम बल्ब होगा, राइट आंसर ए ही इसका राइट आंसर है। प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहना और आगे इसी तरीके के क्वेश्चन आप सोल्व करते रहना, क्योंकि प्रतिरोध का कंप्लीट चैप्टर करेंगे, जितने भी भाग है प्रतिरोध सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के कंपटीशन के अकॉर्डिंग। तो जय हिंद जय भारत, अगली क्लास के साथ मिलेंगे।